हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि अगले महीने है। सही दिशा सही तैयारी, चयन तक सीधी यात्रा। और जो है थोड़ा सा वो बैठी नहीं, तुकबंदी वजह। सही सही दिशा सही तैयारी, आगे आप जोड़ लो अपने आप। चयन तक सीधी यात्रा तो है, और मुझे लगता है थोड़ा सा तुकबंदी सही नहीं बैठी है। तो अब इसी के साथ हम लोग मेरा लाइव सेशन जो है वो 8:30 बजे होता है। लाइव सेशन फ़िलहाल जो है मैंने अभी 2 दिन से लाइव सेशन में नहीं ले रही हूँ, और कल मैं आप लोगों का लाइव सेशन लूँगी। कहाँ है मेरी आज की? ये रही। और कल मैं लाइव सेशन लूँगी क्योंकि बढ़िया से क्वेश्चंस जो हैं वो लाइव में करवाने में मज़ा आता है। तो लाइव में कल मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग अभी यहाँ पर देखो और फटाफट जवाब दो, क्योंकि भाई देखो, तैयारी जो है, सीधी बात नो बकवास वाला काम है। तैयारी जो है आप लोगों को करनी है। अगले महीने आपका जो है वो एग्ज़ाम है। और अब इस भुलावे में मत रहिएगा कि अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी भी कुछ लोग ये सोच के बैठे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आइए। एग्ज़ाम अगले महीने है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर विच इज इट डजंट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड। तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो एडजेक्टिव होता है वो पर्सन से चीज़ की तरफ चला जाता है। तो पहले ही चीज़ है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और एपिथेट क्या होता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे हम कहते हैं वियरी वे, तो वे जो है वो रास्ता है, नॉन लिविंग थिंग है। उसके आगे हमने एडजेक्टिव जो है वो ह्यूमन बीइंग वाला दे दिया, तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखा कितना सही क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन। बीच बीच में सिंपल क्वेश्चन की भी वो करते रहना चाहिए ना। सिंपल और डिफ़िकल्ट दोनों ही करने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सिंपल सिंपल कर लो, ये नहीं सिर्फ डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट कर लो। दोनों तरीके के करने चाहिए। और आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, तो क्या हमें सारी चीज़ें पता हैं? नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। हाइपरबोली, सिनेक्डोकी, अपोस्ट्रोफी या मेटाफर? बताओ 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 बताओ। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, बताओ ये कौन सा फिगर? तो इसमें जो है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ में बताना चाहूँगी, इसमें है सिनेक्डोकी। क्योंकि इसमें मतलब एक इसमें जो है हैंडफुल ऑफ सिल्वर जो कहा गया है, कई बार जो होता है ये एक अलग तरीके की मिटानमी होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि कैसे एक मेटल से जो है वो पूरा का पूरा मेटल को, या एक पूरे मेटल से एक थोड़ा सा पार्ट को बताया जा रहा है। पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट होता है, तो पूरे मेटल से एक मेटल को बताया जा रहा है। तो इसीलिए ये है सिनेक्डोकी, पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन स्वीट ऑबर्न। ऑबर्न इज द नेम ऑफ अ विलेज, लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वेन। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोली, सिनेक्डोकी, अपोस्ट्रोफी या मेटाफर? आप देखिए यहाँ पर ऑबर्न को संबोधित किया जा रहा है, तो इसलिए ये अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी के बारे में एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसमें जब संबोधित करते हैं तो एक नॉन लिविंग थिंग्स को संबोधित करते हैं, या जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, उसे संबोधित करते हैं, जीवित को संबोधित नहीं करते हैं। तो वो एड्रेस होता है। और अपोस्ट्रोफी मीन्स द पर्सन इज डेड और नॉट प्रेजेंट, और वी एड्रेस अ नॉन लिविंग थिंग, तो उसको जो है अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। Which is the other play than Tempest by Shakespeare that observes the classical unities? बताओ भैया कौन सा है? क्लासिकल यूनिटीज का मतलब होता है यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो शेक्सपियर वैसे तो ये माने जाते हैं कि वो यूनिटीज को वायलेट करते हैं, लेकिन अदर देन टेम्पेस्ट उसमें कॉमेडी ऑफ एरर्स में कहा जाता है कि उन्होंने यूनिटीज को मेंटेन करा है। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, कॉमिक रिलीफ क्या होता है? द इंटरवल इन द प्ले, हिलेरियस कॉमेडी,
शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड, इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस। देखो भाई, कॉमिक और रिलीफ अपने आप में एक बोलता हुआ शब्द है। यानी कि जब हम ट्रेजेडी देख रहे होते हैं और उसमें ना हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो हमें ना रिलीफ दिलवाते हैं, और वो हमें ना, हम ना थोड़े समय के लिए सांस ले पाते हैं। हम नहीं तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि यार सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, दुखी दुख से चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पर जो है ना वो क्या होता है, कॉमिक रिलीफ होता है, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग आर ट्रेजेडी। अब आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आ गई कि कौन कौन से जो हैं वो आए थे, कौन कौन से मतलब कौन कौन से कॉमिक रिलीफ जो है आपके दिमाग में आ गए, कॉमिक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ लेते हैं। बीट राइटर्स रॉट इन द 1950s 40s 30s 60s 70s 80s, बताइए भाई। तो आपको जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि बीट राइटर्स थे कौन, है ना भाई। बीट राइटर्स कब लिखते थे, क्या था, तो बीट राइटर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं फिर से अपने आप, अगर इस तरह के क्वेश्चन। बीट राइटर्स जो होते हैं वो फेमस पोएट्स और नॉवलिस्ट थे बीट जनरेशन के, जो जिसमें जैक एलन जिन्सबर्ग आते हैं, जो पोस्ट वॉर अमेरिकन कल्चर को जिन्होंने रिजेक्ट किया था 1950s में। तो ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट और राइटर्स थे 1950s में, जिन्होंने नॉन कन्फर्मिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को स्थान जो है वो दिया है अपने वर्क्स में। तो ये लिखा करते थे 1950s में, अमेरिकन राइटर्स थे, एंड दे बिलीव्ड इन नॉन कन्फर्मिटी एंड स्पॉन्टेनिटी। पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रीसेंट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में पर्सोना, टोन एंड वॉइस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, the tendency to disregard plot, the tendency to infuse a major literary tool, the tendency to think of all narrative and lyrical works of literature। भाई हम बात कर रहे हैं पर्सोना, पर्सोना से ही वो चीज़ निकल के आ रही है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी से ये है वो क्या बताना चाहोगे? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर के बारे में। सो द आंसर इज ए। द फॉलोइंग लाइन्स, ये सबको पता है भाई ये लाइन कहाँ से ली गई है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, क्या? घास। कहाँ से ली गई है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, लूसी या माइकल। बताओ भाई ये कौन सी पोएम से ली गई? पहले मैं जरा इसको हटा दूँ कि क्या इसके ऊपर आ गया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि भाई कभी भी कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी भी नहीं कर लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार जो है ना मार देता आदमी को। हाँ जी, और ये है आपकी जो पोयम है, ये लूसी सीरीज की पोयम नहीं है। लूसी ग्रे, जो लड़की जिस बेचारी अकेली रहती थी, जिसके ना कोई दोस्त था ना साथी था, और ऐसे ही बेचारी वो रहती थी। What is the subtitle of Oedipus Tyrannus? Swellfoot the Tyrant, The Spirit of Solitude, The Triumph of Life, England in 1819। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, Oedipus Tyrannus का सबटाइटल है स्वेलफुट द टायरेंट। ये वर्क किसका है? ये वर्क है पी.बी. शेले का। ठीक है जी, ये पी.बी. शेले का वर्क है। इसके बारे में ये समझ लीजिए, ये एक पॉलिटिकल सेटायर, ये प्ले है और ये एक पॉलिटिकल सेटायर है। भले ही ये ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है, मगर इसमें उन्होंने जो सेटायराइज किया है वो एक्सेसेस ऑफ जॉर्ज फोर्थ की एक्सेसेस, और ट्रायल ऑफ क्वीन कैरलीन का जो है वो ट्रायल ऑफ क्वीन कैरलीन दिखाया है, और एक्सेसेस ऑफ जॉर्ज फोर्थ दिखाया। इंग्लैंड की तब की जो परिस्थिति थी, पॉलिटिकल परिस्थिति थी, उसमें इन्होंने जो है इस वर्स के प्ले के माध्यम से उन्होंने इस व्यंग किया है। ये एक सैटारिकल प्ले है। इट केम इन 1920, 1920 का प्ले है ये, और इट इज़ अ सैटायर ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। द टाइटल ऑफ शैलेज इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, पीटर बेल द थर्ड, एपिप्सिडियन या एडोनिस।
तो शैले के इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी का जो टाइटल है वो है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, दैट इज, और इसे हैजलिट ने द डांस ऑफ डेथ कहा है। सबसे ज़्यादा शैले को किस वर्क ने इन्फ्लुएंस किया था? गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, बाइबल, दांतेज इन्फर्नो या ब्राउन्स रेलिजियो मेडिसी? तो भैया शैले जिससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि इतने प्रभावित थे कि उनकी बेटी को भी लेकर जो है वो जो है भाग गए थे, तो वो थे दैट इज गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। ही वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द political ideas of Godwin, because Godwin believed in anarchy, he did not believe in the institution of marriage। तो भाई उनको लगा कि भाई सही है, बिल्कुल मेरे जैसे मिलते जुलते से विचार हैं, and that is why he eloped with the daughter of Godwin। बट ये बात गॉडविन जी को पसंद नहीं आई थी। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कहना चाहिए एक स्टिर क्रिएट कर देने वाली पोएम थी, और ये आई थी, ओरिजिनल जो टाइटल था इसका लाओन एंड सिथना था, लाओन एंड सिथना। ठीक है जी, तो यहाँ तक अभी अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद अब आपसे पूछती हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पीस ऑफ केक समझो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो ये पीस ऑफ केक की तरह होते हैं, आराम से आपको समझ में भी आते हैं। कल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अच्छा रखूंगी, जिससे थोड़े बहुत ही क्वेश्चन जितने भी हों, मगर एक डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहना चाहिए कि जिससे आप लोग को हाँ भाई सिंपल भी कर रहे हैं और डिफिकल्ट भी कर रहे हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नोन ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। सत्य ही सुंदर है, सुंदरता ही सत्य है, और ये सबको पता होना चाहिए। और ये किस पे से है? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो कि उनकी बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है, दैट इज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिसमें जो अर्न है दैट इज द सिंबल ऑफ इमोर्टिलिटी ऑफ आर्ट। Who said my heart aches and a drowsy numbness pains? ये किसने कहा है? ये कहा है कीट्स ने, और कौन सी पोएम में कहा है? ओड टू अ नाइटिंगेल में। ओड टू अ नाइटिंगेल में ये लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ही सुंदर पोएम है, और आपको पता ही है कि कीट्स जाने जाते हैं अपनी सेंसुअस इमेजरी के लिए। Which of his own books did Charles Dickens consider to be his best work? चार्ल्स डिकेंस का नाम आप सबने सुन रखा है। चार्ल्स डिकेंस के बारे में थोड़ा सा बात डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट थे। उन्होंने विक्टोरियन एरा की जो विक्टोरियन एरा को अपने नॉवेल्स में रिप्रेजेंट करा, लेकिन जो उनके कैरेक्टर्स हुआ करते थे, चूंकि उनके नॉवेल्स सीरियल ही चला करते थे, तो कैरेक्टर्स बहुत सारे होते थे। जैसे 2 लाइन के लिए ये कैरेक्टर आ गया, तो बेसिकली उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते थे। इट मीन्स दे वर 2 डायमेंशनल कैरेक्टर्स। और उनके जो नॉवेल्स में ही यूज टू यूज द टेक्निक्स ऑफ सटायर एंड ऑल दैट, और एक ओमनिशियंट नैरेटर उनके उसमें रहा करता था, जो सब उस पर कॉमेंट्री जो है वो किया करता था। तो चार्ल्स डिकेंस कहते थे कि भाई सभी के में एक फेवरेट बच्चा होता है सबका, और वो मेरा जो फेवरेट बच्चा है दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। तो ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, और एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल भी है ये। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील्स लार्जली विद, अगर हम डिकेंस के बारे में बात करें तो ही बिलोंग टू विक्टोरियन एरा। कभी भी आप कोई भी राइटर देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए, टू विच एरा दिस राइटर बिलोंग्स। तो यहाँ पर ये है कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं। तो कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन, कंटेम्प्रेरी सोशल, और ये भी याद रखिएगा कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। टेनिसन जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। ठीक है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट बने थे। इन्होंने कहा है नेचर इज ऑल रेड इन टूथ एंड क्लॉ। टेनिसन ने ये कहा है कि शेक्सपियर के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश को नर्चर किया है, नारिश किया है, दैट इज टेनिसन है।
तो टेनिसन ने वुमेन को किस रूप में दिखाया है? आप प्रिंसेस मेडले पढ़ें तो उन्होंने बेसिकली वुमेन को दिखाया है जेंटल एंड रिफाइंड। ऑब्वियसली भैया क्वीन विक्टोरिया का शासन था तो औरतों को तो जेंटल एंड रिफाइंड दिखाएंगे ही ना। टेनिसन्स इनोक आर्डन इज अ नैरेटिव पोयम, अ ड्रामा, अ मोनोलॉग, अ बैलेड, या जो है क्या मतलब क्या है इनोक आर्डन? तो मैं आपको ये वहां पर ये बताऊं, टेनिसन की इनोक आर्डन जो है ये एक नैरेटिव पोयम है, कहानी कहती हुई पोयम, ठीक है। और इस पोयम के बारे में, ये पोयम जो है नैरेटिव पोयम है, इस पोयम के बारे में ये कहानी जो बताई थी ये थॉमस वूलनर, ये कहानी जो है वो थॉमस वूलनर के द्वारा बताई गई थी इनको। एक इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इनोक है, इसके बाद एनी है, और है एक फिलिप कैरेक्टर है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और ये बेसिकली एक लॉ पर आधारित है जिसमें ये माना जाता है कि अगर 10 साल तक व्यक्ति लौट के नहीं आता तो उसे मृत मान लिया जाता है। तो इसमें इनोक नाम का एक व्यक्ति है जो फिनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से अपनी पत्नी एनी और 3 बच्चों को छोड़कर एक आयरन एक वो जो है एक आइलैंड पे, मतलब वो चला जाता है, शिप पे चला जाता है, एंड ही वॉज मरून्ड ऑन एन आइलैंड। जो उसके 2 साथी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो है दिस पार्ट इज अ रेमिनिसेंट ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। और फिर उसके बाद जो होता है आफ्टर मतलब 10 साल उसको बीत जाते हैं, और तब फिलिप एनी से पूछता है शादी करने के लिए, और लगभग 11.5 साल के करीब जब वो लौट कर आता है तो वो जो है देखता है अपने परिवार को कि वो बहुत खुश हैं फिलिप के साथ। तो वो उनकी न्यू फाउंड हैप्पीनेस को जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहता, मगर उसका मृत्यु जो है वो वहाँ से तो बच के आ जाता है, मगर हार्ट ब्रेक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन मॉड अ मोनोड्रामा? मॉड जो टेनिसन की पोयम है उसमें कितने जो हैं वो पार्ट्स हैं? मॉड जो उनकी पोयम है ये इनकी टेनिसन की पर्सनली फेवरेट पोयम थी, हालांकि मॉड के लिए इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। और उसमें 3 पार्ट्स हैं, और जो उसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द लेंदीएस्ट वन। लेंदीएस्ट जो है जो ये सबसे ज़्यादा लेंदीएस्ट जो है पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट जो है सबसे ज्यादा जो इसका लेंदीएस्ट पार्ट है दैट इज जो सब बहुत सेक्शंस में डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, ये इट इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट सब डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, तो इसके ये है कि ये जो है लेंथीएस्ट पार्ट आपका हो गया है। और यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 पार्ट्स में है, ये इनकी फेवरेट पोएम्स में से एक थी। इसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि उन्होंने वॉर को इसमें जस्टिफाई किया था, और सब डिवाइडेड इनटू सेक्शंस है। फर्स्ट पार्ट सबसे लंबा है। What was the title of Hardy's first volume of poetry published in 1898? ये तो देख के ही पता चल जाता है। हार्डी वैसे भी जो है वो क्या कहलाते हैं, वो रीजनल राइटर कहलाते हैं। उनका रीजन वेसेक्स पोएम्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस कराए हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि कल लाइव सेशन जो है मुझे पता है आप सोच रहे होंगे इन्होंने तो पहले भी कहा था लाइव सेशन के लिए, आई नहीं। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं लाइव सेशन में नहीं आई। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने आज भी लाइव सेशन नहीं लिया। तो आज मैंने लाइव क्लास भी नहीं लिया अपनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने आज लाइव सेशन नहीं लिया। तो कल मैं फिट एंड फाइन फ्रेश होकर बिल्कुल लाइव सेशन में मज़ा तब आता है जब आप ठीक हो, है ना, तो तभी मज़ा आता है। तो इसीलिए कल मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और भगवान मुझे सही रखें, मतलब मेरे तबीयत ठीक रखें, तो मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, देखो भाई मैं जो है आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, ये जो लास्ट का समय है ना, आप मतलब ये जो कुछ समय बच रहा है उसमें आपको ना सबसे बड़ी बात ये है, अपने आप को ना दिमाग ख़राब करने वाले काम नहीं करने। अब दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें क्या होती हैं कि दिमाग ख़राब करके हम ना शुरू से सारी चीज़ें उठा के पढ़ लें और नई नई किताबें खरीद लें, ये काम अभी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। देखो
बिल्कुल सही बात यह है कि अगर आपने पीजीटी की तैयारी कर ही नहीं रखी तो आपके लिए प्रैक्टिस भी क्या काम करेगी। भाई कड़वा है किंतु सत्य है, अगर आपने पीजीटी की तैयारी 3 साल से 3.5 साल से आप तैयारी कर रहे हो तब तो प्रैक्टिस आपके काम की है। लेकिन अगर आपने तैयारी कर ही नहीं रखी तो ये प्रैक्टिस तो आपके लिए साधारण से साधारण क्वेश्चन भी अगर जैसे उनके ऑप्शंस बदले तो आप घूम जाओगे। तो बेसिकली ये तैयारी का इस समय जो लास्ट मोमेंट चल रहा है, जो ये क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, ये उनके लिए है जो तैयारी करे हुए हैं। अब कल कोई ये सोचे कि हम कोई जो है, मैं एक बात और, कोई बहुत सारे लोग ना अभी कुछ दिन बाद शुरू होंगे कहेंगे कि ना यूपी टीजीटी के लिए ना क्रैश कोर्स कर लो। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर 3-3.5 साल में आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा ना तो क्रैश कोर्स आपके दिमाग में क्या घुसा देगा, मेरे को ये बता दो। तो ये तो वो समय है कि जब आपको अपनी तैयारी को केवल धार देनी है। ये नहीं है कि नए सिरे से नई चीज़ें पढ़नी शुरू करो। नए सिरे से नई चीज़ें पढ़नी है तो एलटी का पढ़ो, ठीक है, जो लोग एलटी के लिए एलिजिबल हैं। नए सिरे से नई चीज़ पढ़नी है तो ग्रामर का अपना पढ़ लो भाई, लेकिन किसी और एग्जाम के लिए। ग्रामर आप अभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पढ़ के कर सकते हो। लेकिन अगर आप लिटरेचर, और वो भी पीजीटी का लिटरेचर, शुरू से हर चीज़ ये सोचो कि मैं तो नए सिरे से नई चीज़ सब कुछ नए नए कर लूँ, तो सिर्फ अपने दिमाग को परप्लेक्स करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो मेरा मानना यही है, आपने पीवाईक्यूज करे, पीवाईक्यूज करो। और हाँ, एक और चीज़, इक्वल डिवीजन है। देखो भाई, लिटरेचर ग्रामर दोनों का इक्वल डिवीजन है। कभी कभी लगता है कि ग्रामर कम आती है तो सिर्फ लिटरेचर पढ़ ले तो नहीं होगा। आप इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जब 21 का हुआ था, एक 1.5 पेज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही आया था, उसमें समय बहुत लगता है। तो आप लोगों को, और हाँ एक और सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, वो खरीद लो, क्या कहते हैं उसको, ओएमआर शीट्स। ओएमआर शीट्स पे प्रैक्टिस करा करो। ओएमआर शीट पे जो है ना प्रैक्टिस करने की आदत डालो। अब आपको लगेगा ओएमआर शीट पे, मैंने अभी भी ये देखा है कि लोग ना इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं उसके बावजूद भी वो ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं। और ये तो कोर्ट ने भी कहा है कि आप, यू आर गोइंग टू बी टीचर्स, और आप लोग अगर ओएमआर में गलती करते हो तो वो बहुत ज़्यादा, वो आप ही की गलती है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू हियर एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो मैं आप लोगों को वही कह रही हूँ, ओएमआर पे प्रैक्टिस करा करो। इसके अलावा अपना एक टाइम पीरियड फिक्स करो कि भाई 2 घंटे का समय लेके बैठना है और पेपर सॉल्व करना है, 125 क्वेश्चन। ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही है, और उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी सॉल्व करो, ग्रामर के मिले जुले क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके बाद अपना, सिर्फ लिटरेचर से काम नहीं होने का, सिर्फ ग्रामर से काम नहीं होगा, दोनों में। देखो भाई, जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, जैसे मैं हूँ और भी बहुत लोग हैं, वो आप लोगों को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करेंगे। अभी मैराथन्स भी चलेंगी, बहुत कुछ चलेगा। आपको अपने विवेक से काम ये लेना है कि कौन से चैनल पे आपको ऑथेंटिक मटेरियल मिल रहा है और कौन सा चैनल केवल आपको बावला बना रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको सोचनी है, ओके। आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये विवेक का प्रयोग ना हमारे कॉलेज में इतना बोलते हैं कि ये मेरी ज़बान पे भी चढ़ गया है, अपने विवेक का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें। ये जो है मेरे दिमाग में भी चढ़ गया है। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज आर्नल्ड्स द स्ट्रेट रिवेलर। चलो जाने से पहले भी, अभी मतलब बाकी के क्वेश्चन करवाने से पहले एक थोड़ा सा ऐड भी तो कर दूं। देखो मुझे पता तुम्हें ऐड वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर कोई तो होगा जिसको ऐड भी अच्छे लगते होंगे। देखो सबसे पहले तो ना मैं ये कहा चाहती हूँ कि ये तो ना अभी हमारी हॉल ऑफ फेम जो है ना, ये इतनी भूरी भरी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना लोगों से मांगते नहीं हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ से पढ़ के लोग सिलेक्ट होते हैं, मगर उसके बाद भी वो हमको ही गाली देते हैं। तो हम लोगों को ये लगता है हम थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारे को ना हिचकिचाहट बहुत है हमारे अंदर। तो कोई आकर हमें बता देता है कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ है और फोटो खुद भेज देता है, तो हम लगा देते हैं, और नहीं तो हम बिल्कुल नहीं करते भैया। तो भाई हम आपसे कहेंगे, आप अपने आप को इमेजिन करो कि भाई एक हॉल ऑफ फेम पे आपका भी फोटो है, आप भी जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को भी मिला है, आप लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। बाकी आप किसी भी चैनल पे अपने आप को दिखाना चाहें, कहीं पे भी ना भी दिखाना चाहें, वो आपके ऊपर है, बट एक इमेजिन तो करिए, है ना, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हम ये चाहते हैं कि भी आप लोग एक आपके नाम के आगे भी लगे कि सिलेक्टेड इन दिस दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम जो है वो दिया, बहुत अच्छा हुआ। और देखो भैया, सिलेक्शन होते हो तो 26 आ जाएगा, तो 26 में सरकारी नौकरी मिल गई। इसके बाद भाई देखो ये ऐड है भाई, ये यूपीएलटी का है। अभी यूपीएलटी का चलते हुए
1 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो गया था। जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी क्लासेस जो है वो क्लास होकर बैकअप उसमें डल जाती हैं, मतलब वीडियो फॉर्म में डल जाती हैं। लाइव क्लासेस चलती हैं, ग्रामर है, लिटरेचर है, सारी चीज़ है इसमें, प्री और मेंस। और इसके साथ इसमें एलटी के साथ साथ जेआईसी लेक्चरर का भी आपको फ्री मिल रहा है। सारे राइटर्स अभी इसमें नहीं हैं जेआईसी के, मगर धीरे धीरे, मतलब मोस्टली मेरे ख्याल से 21-22 राइटर्स इसमें हैं कुल। मेरे नहीं 12 राइटर्स नहीं है, 31 में से 12 राइटर्स नहीं है। वो मैं धीरे धीरे करवाऊंगी, पहले मैंने कहा है पहले जो हैं वो तो कवर कर लो। ये वीडियो फॉर्म में है जो लेक्चरर वाला है, और जो एलटी का है वो लाइव बैच है, ग्रामर है, लिटरेचर है, उसमें सारी चीज़ करवाई जाती है। मतलब जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चला कब वो धीरे धीरे मेंस की तरफ भी बढ़ गए हैं, और उनको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ उनको करवानी शुरू कर दी, और बहुत अच्छा स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और जो शुरुआत में थोड़े से बौखलाए हुए थे मगर अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो बैच है इसमें आपको नोट्स आपके घर पर आते हैं, और इसके बाद जो ये वाला बैच है इसमें आपको पीडीएफ मिलती हैं, सारी बुक फॉर्म में पीडीएफ डली हुई हैं। और ये वाला जो है ये इसमें आप मतलब प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं, आप डाउनलोड करिए और उनका प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ एक लिटरेचर का भी है। और हाँ जी, इस समय अगर कोई जो है ये सोच रहा हो कि भाई मेरे को एक अच्छा सा बढ़िया सा वो मिल जाए कि मुझे प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, तो भाई ये स्कोपम वाला जो है ना पीजीटी के लिए, पीजीटी प्रैक्टिस बैच है जिसमें 20 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। 1100 में 20 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। सोच रहे होंगे भाई 1100 भी लग रहा होगा कि बहुत महंगा है, तो कोई बात नहीं, जितने का भी है तो जिनको लगता है कि उनके काम का है तो ले सकते हैं। और इसके अलावा टीजीटी का भी प्रैक्टिस बैच है। चलो हम अब वापस जाते हैं, अपने जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। तो 21 जो है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज आर्नल्ड्स द स्ट्रेड रिवेलर। स्ट्रेड रिवेलर जो है वो एक पोएम थ्रू डायलॉग्स है। इसमें ना डायलॉग्स हैं और इसमें ना ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत यूज करे गए हैं। सर्सी, बैकस, ये बहुत कैरेक्टर्स इसमें यूज किए गए हैं। व्हाट डज आर्नल्ड लेमेंट इन डवर बीच। डवर बीच जो पोएम है ये एक तरीके की, एक अलग ही तरीके की, इट इज एन एलिजी ऑन द लॉस ऑफ फेथ। तो किस पे है? द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। ये एक एलिजी है, एक स्पेशल टाइप की एलिजी है ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किसने कहा है पोइट्री जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है? और कौन कहेंगे? विक्टोरियन एज के मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट मैथ्यू आर्नल्ड। I am every woman who seeks love. These lines are from the poem of अनीता देसाई, सरोजिनी नायडू, कमला दास या तोरुदत्त। आई एम, ये जो इतनी कन्फेशनल लाइन्स हैं, शी इज नन अदर देन कमला दास, जिनको भारत की सिल्विया प्लेथ कहा जाता है। द डांस ऑफ द यनक्स हैज बीन रिटन बाय, डांस ऑफ द यनक्स जो लिखी गई है वो कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। और जो इसकी पोएम है डांस ऑफ द यनक्स, जो कि एक पिटिएबल कंडीशन बताती है यनक्स की। गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद नॉवल। गंगू बेसिकली मुल्कराज आनंद को जो है ही इज कॉल्ड द चैंपियन ऑफ द डाउन ट्रॉडन्स। और ये मुल्कराज आनंद के में कौन से नॉवल में गंगू जो हैं वो आते हैं? एंड दैट इज 2 लीव्स एंड अ बर्ड, जो कि एक टी प्लांटेशन की कहानी है। I conceived 2 leaves and a bird as a poem in suffering, and I admit that it is the most bitter of my novels. 2 leaves and a bird जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो टी प्लांटेशन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन दिखाया गया है। और किसकी है ये वर्क है? दैट इज मुल्कराज आनंद। If Anand had written nothing else, his place in history of the novel would have been secure with the private life of an Indian prince. Who said? जैक लिंडसे, KRS अयंगर, KN सिन्हा, MK नायक। तो ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि ये किसने कहा है। मैं आप बता देना भाई, मुझे पता नहीं क्यों मगर मेरा इसका आंसर देने का मन नहीं कर रहा। आप बता देना तो पता चल जाता ना किसी किसी क्वेश्चन से कि आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरी बात। तो इफ आनंद हैड रिटन नथिंग एल्स, हिज प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ द नॉवल वुड हैव बीन सिक्योर विद द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो किसने कहा है ये आप बता देना। और कल जो है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोगों से पूछूंगी भी। निसिम एस्किल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स। बैकग्राउंड कैजुअली उनकी जो पोएम है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है?
बेसिकली निसिम एस्किल की पोएम्स में जो थीम होती है वो एलिनेशन की थीम होती है. थीम इज एलिनेशन. Who wrote these lines? I cannot leave this island. I was born here and belong. कि मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं को बिलोंग करता हूँ. जो वही राइटर हैं जिन्होंने नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन लिखा है, और वो कौन है? दैट इज निसिम एस्किल. तो हियर आई रेस्ट. यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल. और कल जो है हम लोग लाइव सेशन में मिलते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है जवाब दे दोगे तो अच्छा रहेगा. मिलते हैं कल. बाय बाय.